अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है? अच्छा, अब सदर ट्रंप आ गए हैं ना इन द हाउस। हालांकि हमारा दूर दूर तक शायद कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट बड़ी प्रोवाइड हो रही है वहाँ से, बिकॉज वो इतने स्टेटमेंट्स कह देते हैं, फिर उसका एक रद्द-ए-अमल आता है, आगे से और स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अब भी यही हो रहा है और कुछ तो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और हम जो सर्विस वाला मामला था वो भी अभी खत्म नहीं हुआ। एक तो उन्होंने उस राय का इजहार उसी दिन उसी लम्हे कर दिया था ना कि मुझे पसंद नहीं आया ये सब कुछ जो भी हुआ है। ये उन्होंने माफी का मुतालबा किया है बिशप से। उन्होंने अब एक्स पे स्टेटमेंट जारी करके माफी का मुतालबा, बाज़ाब्ता माफी का मुतालबा कर दिया। आपने वो क्या किया था? अच्छा, उसको छोड़ दें, वो सब कुछ तो हुआ ही हुआ, लेकिन आलमी तौर पर भी सदर ट्रंप जो है उनके बयानात को आड़े हाथों लिया जा रहा है। और यूरोपीय पार्लियामेंट में डेनमार्क के रुकन ने सदर ट्रंप को वाज़े पैगाम दिया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और ग्रीनलैंड फरोख के लिए नहीं है। बेसिकली आपको याद है ना, उन्होंने अभी अपनी एक्सेप्टेंस उसमें ये भी कहा था कि ग्रीनलैंड को भी कर देंगे। तो डेनमार्क के रुकन पार्लियामेंट ने तो इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार करते हुए सदर ट्रंप को कहा कि वो कान खोल कर सुन ले। सोचें, ये बातें हो रही हैं, कान खोल कर सुन ले कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए पेश नहीं किया गया और वो यहाँ से निकल जाए। एक्चुअली कुछ और उन्होंने कहा था जो हमने कभी शो पे भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किया। बेसिकली उन्होंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाएं, जिसकी ट्रांसलेशन में कहा गेट लॉस्ट। और भी बहुत कुछ कहा था मेरा ख्याल है, जिसकी ट्रांसलेशन शायद नहीं है हमारे पास। बस आप समझ जाए, हमने बीप लगा दी है। अच्छा जी, याद रहे ग्रीनलैंड पर सदर ट्रंप कह चुके हैं कि आलमी सिक्योरिटी और रूस और चीन से निपटने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड का कंट्रोल संभाल ले, क्योंकि डेनमार्क में इतनी सकत ही नहीं है कि वो ग्रीनलैंड का बोझ उठा सके। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड के मामले पर लचक का मुजाहिरा करेगा। अगरचे ग्रीनलैंड का अपना निज़ाम है, लेकिन जस्ट दैट यू नो, ग्रीनलैंड 800 सालों से डेनमार्क का ही हिस्सा है। और दूसरी तरफ सदर ट्रंप के फैसलों पर मुकदमात दायर करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि अमेरिका में पैदाइश पर जो बर्थ राइट होता है ना, अमेरिका में कोई भी बच्चा पैदा हो वो अमेरिकी शहरी होता है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उस सदारती ऑर्डर को अमेरिका की 22 रियासतों ने 2 अदालतों में चैलेंज करते हुए कहा है कि शहरियत का हक आइन में उन तमाम लोगों को तफवीज़ है जो अमेरिका में पैदा होते हैं। ये वैसे खूबसूरती है अमेरिका की, मतलब कि सदर भी बैठा कुछ कह दे तो इवन एक आम सिटीजन भी उस चीज को चैलेंज कर सकता है, बिकॉज उनके लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो दिस इज चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन फैसले क्या आते हैं? जो सजाएं हुई थी, आपको पता है कैपिटल हिल वाले मामले में 1500 से ज्यादा लोगों को उनकी सजाएं तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म कर दी। ट्रंप ने आके ओवरटर्न की ना, क्योंकि वो आ गए, अदरवाइज तो चल ही रही थी। अगर ये ना आते तो चलती रहती, उनके लिए ओवरटर्न कर दी गई। चले एनीवे, ये तो वहाँ के मसले थे ना, हमारे मसले ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम उन पे बातें करते हैं। ये तो वैसे ही हमने मेंशन कर दिया, बिकॉज ये हर रोज कुछ ना कुछ उधर होगा और ये हम मेंशन करते रहेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। पुराने वक्त याद आ गए मुझे, कुछ ना कुछ रोज होता था, कुछ ना कुछ रोज होता था। ये ऑब्वियसली इनकी सेकंड टर्म है, तो हम थोड़े से यूज्ड टू भी है, नथिंग शॉक्स एनीमोर। आइए जरा अपनी बात करते हैं। पीका तरमीमी एक्ट कल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया और हुकूमत के क्या कहेंगे दिल में अरसे से मचलती ख्वाहिश पूरी हो गई है वैसे बिल मंजूर भी हो जाएगा। होपफुली इस पर ज़रा डेलिब्रेशन हो, बहस हो, कमेटियों में जाए, फौरी तौर पर एज इट इज़ मंजूर न कर लिया जाए, दीगर लोगों से भी राय ली जाए। ऑल्दो पीका तरमीमी एक्ट के मुताबिक फ़ेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स देना, अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करना, ब्लैकमेलिंग, हत्या की इज़्ज़त, गैर कानूनी मवाद शुमार होगा। सहाफ़ती तंजीमें इसको ऑल्दो आइन की रूह के खिलाफ करार देकर वापस लेने का मुतालबा और काफ़ी देर से कर रही हैं। इस पे बड़े तबसरे हुए हैं, बहुत लिखा भी गया है इस पे। और वैसे ये सिर्फ नून लीग का मसला नहीं है, PTI ने अपने दौर में भी पीका एक्ट में अपना पूरा हिस्सा डाला था, अगर आप लोगों को याद हो। बल्कि उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो ये तक कहा था कि अगर कोई सहाफ़ी 6 महीने जेल गुजार लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। याद है ना आप लोगों को? वैसे आई स्टिल कांट बिलीव, तब भी हम शौक में थे कि इन्होंने क्या कहा, और उसके बाद उसको कंपैरिजन के लिए दिया कि लोग तो 12-12 साल हो जाते हैं अंदर होते हैं और फिर बरी भी हो जाते हैं। मतलब तो हम वो भी साथ जस्टिफाई कर रहे हैं और ये भी कर रहे थे। एनीवे, थैंक गॉड ये पुरानी बात हो गई है। खुद कितना अरसा इनसे गुजारा गया, मतलब आप देख ही ले। एनीवे जी, मुस्लिम लीग नून 2016 में पीका एक्ट लाई थी, लेकिन PTI हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर जब पीका एक्ट में तरामीम की थी तो नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल था उस वक्त, वो भी ज़रा इट्स फेयर कि आप वो भी सुने। कोई
इन नालायकों पे, नाअहलों पे तनकीद करेगा, इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बगैर इजाज़त के, बगैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सर ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक़ के मुतसादम है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। ने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, आप इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज आप सहाफ़ियों को और सियासी कारकुनों को FIA के ज़रिए उठाकर एक जाबराना रियासत बनाना चाहते हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का ये हाल है, ये तो कह रहे थे ना कि हम चैलेंज करेंगे, हम आगे लेके जाएंगे। तहरीक इंसाफ की सारी सियासत अपने बानी के गिर्द घूम रही है। बिल पर बहस करने के लिए कोई अच्छी तजवीज़ पेश करना या मुतनाज़ कानून साजी रोकने या चैलेंज करने के बजाय वो इजलास से वॉकआउट करके हुकूमत को खुला मैदान देते हैं और शायद देते रहेंगे, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट कंसर्न्ड विद एनीथिंग एल्स। इसी पे हम बात करते हैं। इस तमाम मामले पे राना एहसान अफजल साहब हमारे मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, डिस्क्लेमर हम पहले ही दे दें जो आपने देना है। हम सब जानते हैं कि फेक न्यूज़ का मसला, लोगों की इज़्ज़तें उछालने का मसला बहुत मेजर है पाकिस्तान में, और आइडियली तो ये होता कि हम सब लोग खुद मिल के बैठ के, जो मीडिया वाले हैं, कुछ कर लेते, लेकिन अब जाहिर है वो नहीं हो सका। अब आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत मसाइल हैं, क्योंकि जितने भी फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स इस तरमीम के ज़रिए बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ स्टेप बाय स्टेप ये मामला जाएगा, वो तमाम बनाने, उसमें से लोगों को लगाने, हटाने, सबका इख्तियार हुकूमत के पास है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम स्टेट करना चाहिए। प्रॉब्लम आपने किसी हद तक स्टेट किया। प्रॉब्लम जो है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जद में हज़ारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तान में आते हैं, इज़्ज़तें उछाली जाती हैं। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब AI से आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। और देखिए, इन लॉज को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। अब एक नई अगर अथॉरिटी बनाई जा रही है, FIA के अंदर बहुत सारी पेंडेंसीज हैं, बहुत सारे जब उसको स्टडी किया गया तो रेजोल्यूशन नहीं है लोगों के मसाइल की। तो ये इसको आप फॉर्मलाइज कर रहे हैं कि एक आप प्रॉपर अथॉरिटी बना रहे हैं, फिर आप कंप्लेंट सेल बना रहे हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम है इसको हम अपनी फौरन ही हम पॉलिटिकल डिबेट, जी ये गलत होगा, नहीं होगा गलत इस्तेमाल। अगर गलत इस्तेमाल होगा तो देयर विल बी मल्टीपल फोरम्स के जहां आप उस गलती को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप फिर तरमीम कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी नीयत से कर रहे हैं। एक इशू है, एक प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों के राइट्स जो है वो मजरूह होते हैं। तो क्या हमें वो कंटिन्यू रहने देने चाहिए कि लोगों के जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो होते रहें? ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये कहना कि हुकूमत जो है वो अगर वो अपॉइंट करेगी लोग, तो हुकूमत जो बहुत सारी जगहों पे दुनिया में हुकूमत की ही एग्जीक्यूटिव का ही रोल होता है इन चीज़ों को रन करना, और साथ ही अगर कोई इसमें कोई सवेयर कोई फ्लॉज आए रनिंग के अंदर तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इसको आउटराइट कह देना जी ये तो जी इट इज़ आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको ये खत्म कर देगा। सर, वो जवाब दे भी हुकूमत कोई है, वो जवाब दे भी सारे हुकूमत कोई है, पॉइंट करना है तो एक और बात होती है। राना साहब, बड़ी आसान सी बात है, और ये बात पहले भी हो चुकी है। एक्चुअली जब ये इशू उठता है तो बात यही होती है कि जल्दबाजी क्यों है, मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को लेके, और ये हुकूमत को अपॉइंट करना, अगर ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है और आपको बार बार ये एक प्रोटेस्ट आता है कि वाई, तो इसको चेंज करें, आप बिठाएं स्टेक होल्डर्स को, और ताकि ऑब्वियसली दोबारा से वो देखें, पॉइंट्स देखें, व्हाट शुड गो इन, व्हाट शुड नॉट गो इन, सेटिस्फाई करें। ये पहले भी नहीं हुआ था और अब भी लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी है इसमें। देखें, ये हमेशा कहा जाता है कि जी स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं हुई। ये कोई आइसोलेशन में तो नहीं है बिल आया गया, इसके ऊपर लोगों की राय ली गई, उनसे मुशावरत हुई, कमेटी ने इसके ऊपर। PFUJ तो कह रहा है कि धोखा हुआ है उनके साथ। देखें, अब यहाँ हमेशा ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं जी हमारे से नहीं पूछा गया, इतनी मुशावरत हुई लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। तो उसका क्या है, मुशावरत
के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा, उससे पहले पंजाब में भी इस तरह का लॉ आया, पहले भी ये डिबेट कब की चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुशावरत नहीं हुई, मुशावरत मुख्तलिफ फेजेस में होती रही है। बहरहाल देखें, जो प्रॉब्लम है हमें उसको वो आइडेंटिफाइड है, हमें लोगों को उस प्रॉब्लम से निकालना है। ये जो मिसयूज होती है सोशल मीडिया लोगों के राइट्स वायलेट करने के लिए, ये मकसद है। अब इस मकसद को हम जो है हर बंदा उसको इस एंगल से बयान करता है कि जी ये इसको मिसयूज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा मिसयूज। और अगर होगा मिसयूज तो देयर आर मल्टीपल फोरम्स जहां उसको जो है। राना साहब, ये जो आपने बात की है ना, अगर होगा मिसयूज तो वो फोरसी करें ना, आप हुकूमत हैं, आप फोरसी करें कि ये हो सकता है, तो लिहाजा उसमें से आप उसमें क्लैरिटी, उसमें ऐसी प्योरिटी डालें कि वो मिसयूज होने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाए। लेकिन अभी तो आप भी कह रहे हैं कि मिसयूज शायद हो जाए, हो भी सकता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो लोगों के जो क्वेश्चंस आप उठा रहे हैं, देखें इसको केटर किया गया है, ये नहीं होगा मिसयूज, हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं होगा। और ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, मिसयूज ऑफ सोशल हमेशा हुआ है और शायद इस मर्तबा भी होगा। ये बता दीजिएगा कि फेक न्यूज़ एक बड़ी इस्तिलाह है जिसमें कुछ भी आ सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इसको क्लासिफाई नहीं किया गया एक एक चीज़ को खुल के, क्योंकि इतनी जब वसी आप तारीफ रखते हैं किसी भी चीज़ की, उसके लपेटे में सब कुछ आ जाता है। नहीं, ऐसे नहीं है। जब ये अथॉरिटी बनेगी तो इस पे और फाइन ट्यूनिंग होगी। इसको अथॉरिटी के जो है वो TORs होंगे, उनके KPIs होंगे, वो उसके मुताबिक चलेंगे, हर चीज़ की क्लासिफिकेशन होगी। तो ये तो एक ब्रॉडर चीज़ है। इसके नीचे जब अथॉरिटी बनेगी वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी और वो फिर एक डिटेल वर्किंग के अंदर मामला चले जाएंगे। तो ये इससे देखें, अब जिस तेजी से ये चीजें चेंज हो रही हैं। अब AI जो है आपके सामने है कि अभी जो है AI डेवलप हो रही है और उससे क्या क्या चीजें जो हैं सबसे पहले हमें देखने को मिल रही हैं। वीडियोस के अंदर एडिटिंग हो जाती है, आप मुख्तलिफ उसके, तो ये सारी चीजें, ये एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होना जो इन चीजों को देखेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जो जाहिर है अमेंडमेंट और ये कानून आना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज से आ रहा है इसमें जो बहुत सारे मामलात हैं उस पे एतराज़ है। क्या ही अच्छा ना होता कि पहले ही बहस कर ली जाती, या अभी भी हम इंतज़ार करें कि इस कानून को पास कराने से पहले डेलिब्रेशन होगी, कमेटियों में जाएगा, बहस होगी, उसके बाद इसे पास किया जाएगा? बिल्कुल, ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए और होना चाहिए ना। मगर ये अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ आती है जल्दबाजी में पास भी हो जाती है। नहीं, देखें डिबेट तो होनी चाहिए और बाद में भी देखें जब ये पास भी हो जाए उसके बाद भी ये कोई ऐसा तो पास होने से पहले ही कर लेना। अच्छा, जल्दबाजी का आपको एक, राजा साहब आप हमारे साथ ही हैं और ये सारी इट्स हिस्ट्री एंड वेरी रीसेंट हिस्ट्री, तो ज़्यादा लोग भूल भी नहीं सकते। 2016 में ये पीका एक्ट जो है वो आप लोग ही लाए थे और बड़े फैनफेयर के साथ लाए थे। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत, ऑब्वियसली इमरान खान की हुकूमत जब आई तो फिर आप लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया 2019 में। 2019 की गुफ्तगू सुनाई है मरियम औरंगजेब की, ऐसे इकबाल साहब बिल्कुल अभी हमने, आपने सुने ही होंगे, वो साउंड बाइट्स हमने रखे हुए हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं। तो ये जब आप लाए तो इट वाज ओके, जब उन्होंने इसके ऊपर बात की, इसको फॉरवर्ड लेके चले, आपको इस पे ऑपोजिशन होना स्टार्ट होगी। इसलिए हम कह रहे हैं देयर इज अ लैक ऑफ फेथ हियर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में जो चीज़ें होती हैं, जब सारे स्टेक होल्डर्स को ना लिया जाए हुएवर, तो फिर ऑब्वियसली एक लूप होल हो जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है क्रिटिसिज्म का। आपने भी किया अपने ही कानून को। देखें 2016 में जो सोशल मीडिया का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो उसकी एक्सेस थी सोशल मीडिया की आज से 8-9 साल पहले और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। AI का जिक्र नहीं था उस तरीके से 2016 के अंदर और आज, तो ये चीज़ें अपडेट होनी होती हैं। FIA जो है वो साइबर क्राइम को देख रहा था, लेकिन कितनी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, कितनी उसकी जो है कंप्लेंट रेजोल्यूशन है, तो ये सारी वो पहलू हैं जिनको आप अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको फिर अपने एक वो माइक्रो विजन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज इसको पूरे मामले को कर देती है। इट इज़ अ लार्जर प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया के अंदर उसका मिसयूज जो है। तो ये आप उसको इस पराये में लें बजाय कि आप इसको एक पॉलिटिकल डिबेट बना दें कि जी ये PTI वर्सेस PMLN है या PMLN वर्सेस कोई नहीं। इट्स एक पूरा
पूरा एक मुल्क दुनिया के अंदर ये चीज़ों में जिद्दत आ रही है और उसको आपने जो है उसके मिसयूज को केटर करना है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज द डिबेट अबाउट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये तो उससे भी बहुत अहम डिबेट है। सो पॉलिटिकल डिबेट से भी ये बालातर होकर किसी भी इंसान की शख्सी आज़ादी की, वो क्या कह सकता है, कोई सहाफ़ी क्या रिपोर्ट कर सकता है, तनकीद की जा सकती है नहीं की जा सकती है, ये तो बुनियादी हकूक़ के मामलात है, बुनियादी आज़ादियों के इशूज़ हैं। इशू ये है कि जब आप स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो वहाँ से बैड इंटेंशंस रिफ्लेक्ट होती हैं। क्या मुज़ायक़ा है कि थोड़ा वक्त, थोड़े हफ्ते और ले लिए जाएं, तमाम लोगों को साथ बिठा के बात कर ली जाए और उसके बाद उस सेटिस्फाई करके कोई कानून साजी कर ली जाए। एक चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड और एआई भी बीच में आ गया, 100% ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है, लेकिन बात ये हो रही है कि आप जल्दबाजी में क्यों हैं। स्टेक होल्डर्स को ले लें, सेटिस्फाई कर दें, जितनी डिबेट करनी है लेट इट हैपन इवन इफ दैट टेक्स टाइम। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है टेक्नोलॉजी तो बढ़ती चली जाएगी, एंड यू आर राइट कि इसमें अपडेट्स होनी चाहिए और होती रहेंगी। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स हैं, जितने प्रेस क्लब हैं, जितने पीबीए है, दीगर इदारे हैं, मीडिया मालिकान हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, सब लोग ऑन बोर्ड हैं इस पे। देखिए, कंसल्टेशन मैं तो इस कमेटी का मेंबर नहीं हूं जिसने इसके ऊपर एक थॉरो कंसेंसस चलिए आप नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं कि नहीं है सब लोग ऑन बोर्ड। नहीं देखिए, नहीं बात ये कंसल्टेशन हुई, कमेटी जो भी इसके ऊपर पहले ड्राफ्ट बना रहा था उसने डेफिनेटली कंसल्टेशन की, लेकिन उसका लेवल क्या, किस लेवल के ऊपर आपने लोगों को सेटिस्फाई किया, ये कितनी लंबी चौड़ी कंसल्टेशन हुई, ये तो हमेशा डिबेटेबल होता है कि इसको और बढ़ा लें, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है उसको और बढ़ा लें, लेकिन हमने चीज़ों को आगे चलाना है, आगे मूव ऑन करना है, और ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो आपकी सजेशन है वो कोई ऐसी सजेशन नहीं है जिसको बिल्कुल रद्द किया जाए कि नहीं हो सकती। कंसल्टेशन तो हमेशा बेहतर की जा सकती है, और उसमें आई एम श्योर कि जो इसको डील कर रहे हैं उन्होंने ड्यू कंसल्टेशन की है। और सर बहुत सारी सजेशंस है, मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ जेल जाना मुज़ाहिमत की अलामत समझा जाता है। अगर किसी सहाफ़ी को, अभी हम राब्ता करें, अगर किसी सहाफ़ी को जेल भेजेंगे ना कोई ख़बर देने पे, जे कह के फ़ेक न्यूज़ है या इससे किसी की इज्जत मजरू हुई है, तो वो अगर उसके 50 लाख फॉलोअर्स हैं तो वो 1 करोड़ हो जाएंगे। वो मुज़ाहिमत की अलामत समझा जा रहा है। सो यू नो इसमें बहुत सारी ट्वीकिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, मतलब हटाना, लगाना, बनाना सब हुकूमत का इख्तियार है। और एक्चुअली ये बात ये है, और आप भी सुन रहे होंगे कि जब ये इशू उठता है तो उसमें एक जल्दबाजी देखी जाती है, जिससे ऑब्वियसली एक सस्पिशन हो जाती है, एक सस्पिशियस एक्टिविटी लगना स्टार्ट हो जाती है। और राना साहब अभी दोबारा हम उनसे जेल जाने के बजाय अगर आप इससे भी ज़्यादा प्रॉब्ली भारी जुर्मानों पे इक्तफा करें तो शायद ज़्यादा डिटरेंस क्रिएट हो। अगर आप किसी को सिर्फ जेल भेज देंगे तो वो तो अगला विक्ट्री के साइन बनाता हुआ बाहर निकलेगा और नारे लगाता हुआ। हमारे सामने अभी बिल्कुल रीसेंट मिसालें हैं ये, मतलब जब उनकी पेशियाँ हो रही होती हैं तो वो नारे लगाते हैं और आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन बन जाते हैं, हालांकि उनका आज़ादी, उन लोगों का भी आज़ादी सहाफ़त या सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, ये अब तो ये तो सीखा जा सकता है ना। पता है ना कि मेटा ने जो फेसबुक मतलब पूरी दुनिया जो यूज कर रही है, उन्होंने भी अपना फैक्ट चेक जो एक ऑप्शन था, या फिर आप निज़ाम कह दें उसको, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू फैक्ट चेक एनी मोर। मतलब आप जरा लेकिन होनी चाहिए वैसे, ऑब्वियसली होनी तो चाहिए, और इसीलिए हम तो कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी लेवल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ आप कह रहे हैं, इट्स अ वर्ल्ड ओवर फिनोमेना, लेकिन हमारे यहाँ तो ये यूज़ होता है, उसके बाद उसकी तरदीद भी जब आ जाती है, नहीं तो हमें वो सूट करता है तो हम फेक वाले को पकड़ के रखते हैं। सो दैट शुड नॉट इवन बी गिवन। राना साहब से हमारा दोबारा कनेक्शन नहीं हुआ। चलिए हम ये ज़रूर उम्मीद करेंगे, राना साहब ने कहा कि अभी तो ये पेश किया गया है, ये पास ना कर लिया जाए फौरी तौर पर, इस पे बात हो, इस पे बहस हो, इस पे दीगर स्टेक होल्डर्स को, इस पे पीबीए को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स को, प्रेस क्लब को, सबको एतमाद में लिया जाए, और उसके बाद इसमें जो भी चेंजेस सजेस्ट की जाएं वो डाली जाएं, एंड देन लेटर ऑन एट अ लेटर स्टेज इसे पास किया जाए। और इसमें ये होता है कि आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को हु गो थ्रू दिस एवरी डे, उनका एक एक्सपीरियंस है, तो लिहाजा टेक सम यू नो सजेशंस फ्रॉम देम एज वेल एंड पुट इट इन। जी राना साहब, हम ये कह रहे हैं कि अब ये पेश तो हो गया
क्या आप इस कमेटी के मेंबर तो नहीं थे जिसने सारी मुशावरत करनी थी, लेकिन आप ये कोशिश कर सकते हैं बहैसियत कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के कि ये जल्दबाजी में पास ना हो और इस पे जो ड्यू डेलिब्रेशन है वो हो जाए तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से? देखिए, डेलिब्रेशन पहले भी हुई थी, लेकिन आई एम श्योर जो लॉ मिनिस्टर हैं अब इस चीज़ को, ये चीज़ उनके इदराक में है, और अगर ज़्यादा डेलिब्रेशन हो जाए तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं है, तो ये जो कंसर्न्स हैं वो दूर हो जाएंगे फर्दर। तो आई एम श्योर द लॉ मिनिस्टर विल टेक दिस इनटू अकाउंट। चलिए, सॉरी, द लॉ मिनिस्टर एंड द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड द लॉ मिनिस्टर, होपफुली ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। ग्रेट, क्योंकि यकीनन राना साहब, वी आर नॉट द ओनली वंस। आपने सुना होगा कि इट नीड्स टू बी गिवन मोर टाइम, तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के, हमारे साथ थे। अच्छा जी, देखिए कुछ चीज़ें अभी हम ये बात करते हुए आई वाज जस्ट रिकॉलिंग, क्योंकि हम इतने सालों से ये शो कर रहे हैं कि सम थिंग्स डोंट रियली चेंज लाइक दैट, बिकॉज यही कुछ कंसर्न्स थे हमारे कुछ साल पहले भी, दोबारा भी उठे, यही कंसर्न्स रहे और अभी तक वही बात चल रही है। सो वी वर होपिंग कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रेक्टिफाई हुई हों। मूविंग ऑन, आईसीसी ने भाई चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो रिलीज कर दिया है। प्रोमो में शाहीन अफरीदी, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नबी, इंग्लिश क्रिकेटर फिल सॉल्ट को भी देखा गया है। और आई हैव नॉट वॉच्ड इट टू बी ऑनेस्ट। हां, so let's watch it together, मिलके देख लेते हैं। ऑलराइट, सो इट वाज अ ट्रॉफी हाइस्ट। ये बात याद है ना, मिशन इम्पॉसिबल में इस तरह ऊपर लटके होते हैं और चीजें उठानी है, तो ये बिल्कुल उसका सॉर्ट ऑफ नजर आ रहा था। इस मर्तबा कौन उठाएगा? अच्छा, शादाब थे बीच में, मुझे लग रहा था कि है बीच में, तो व्हिच मींस कि शादाब इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। हसना मना का तो हिस्सा है, मैं देख रहा था, उनको प्रोमो स्क्वाड का पता नहीं अभी। ऑलराइट, लेट्स सी। चलो जी, ये था, कैसा लगा आप लोगों को जरा हमें बताइएगा। ये थी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम जो है वो जर्सी पर पाकिस्तान लिखा होगा तो वो नहीं पहनेगी एंड ऑल दैट। वी स्पोक अबाउट इट क्योंकि भारतीय मीडिया में बहुत इसकी बात हो रही थी, तो अब उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया में आने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जो हैं उनका कहना है कि वो आईसीसी कवानीन की पाबंदी करेंगे। और इससे पहले आपको याद है जो कल हमने बताया था कि मीडिया में बड़ी रिपोर्टें आ रही थी कि जी पाकिस्तान लिखा होगा तो ऑफिशियल लोगो है और है तो सही, लेकिन हम नहीं पहनेंगे एंड ऑल दैट। सनसनी के साथ इधर से उधर वॉक करते हुए खबरें देते हैं, म्यूजिक ब्लेयरिंग, वो तो हमने कहा वाकई शायद ना पहने, तो हमने भी बात कर दी, बट अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो पहनेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल प्रोमो भी रिलीज कर दिया है, सो वो भी हमने आपको दिखाई दिया। अब 19 फरवरी से इंशाल्लाह ये मैदान सजेगा पाकिस्तान में। 9 मार्च। चलो ये तो हो गया ना, वरना हम सोच रहे थे कि एक और वो जैसे होता है ना कि फटा पड़ जाएगा, नहीं इस बात पे कोई फटा नहीं पड़ेगा, वो माने बैठे हैं इसको। लेकिन स्क्वाड के ऐलान के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और शायकीन क्रिकेट को भी चैंपियंस स्क्वाड का इंतज़ार है। क्रिकेट माहिरीन इस पर जोर दे रहे हैं कि सऊद शकील की टीम में शमूलियत वक्त का तकाजा है। साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलना अब मुश्किल लग रहा है। It's not going to be a part of it, I doubt it. साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को भी यही लग रहा है कि साइम अभी खेलने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने साइम को मुकम्मल फिट होकर ही वापस मैदान में आने का मशवरा दिया है। ये मशवरा तो हम भी उन्हें काफी देर से हम तो दे ही रहे हैं कि मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मतलब इट्स अ फ्रैक्चर, इट टेक्स वीक्स एंड इवन इफ व्हेन यू फील दैट यू आर ओके, इतनी स्ट्रेनुअस किस्म की आप चीज में नहीं जा सकते वापस, इट विल टेक अ व्हाइल। तो ऐसी बातें भी बाय द वे हो रही हैं कि बाबर आजम का रोल जो है वो बदलना पड़ेगा, तो दिस इज़ ऑल्सो ये गर्दिश में है। और बाज़ क्रिकेट माहिरीन की राय है कि T20 में ओपनिंग करने का तजुर्बा रखने वाले बाबर आजम वनडे में भी ओपनर का किरदार निभा सकते हैं। लेट्स सी ये सब हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या हमारा लाइनअप कौन किस नंबर पर आएगा या आना चाहिए, ये हम सब बातें करते हैं। कल हमने सिकंदर को लिया था और उन्होंने हमें पूरा अपना लाइनअप लिख के समझाया था। आज हम राशिद भाई को ज़हमत देंगे, साबिक कप्तान हैं राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू राशिद भाई। राशिद भाई आप बताइएगा, बातें तो फिर आपको पता है जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, बड़ा टूर्नामेंट है, प्रोमो भी आ गया है, फाइनली होने जा रहा है, लेकिन अब वक्त कम है हमारे लिए कि हम स्क्वाड का डिसाइड कर लें, ऐलान करते हैं। व्हाट शुड बी द आइडियल ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारी टीम में होने चाहिए? तकरीबन वही प्लेयर्स हैं और वेट हम कर रहे हैं कि सबसे मुश्किल जो मरहला होता है वो ओपनिंग का होता है। साइम अयूब फिट नहीं है, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में नहीं है, फखर को हमने खिलाया नहीं, इमाम को हमने ड्रॉप कर दिया था, 4 ओपनर्स ये हो गए, एक भी खेला हुआ नहीं है, मतलब साइम के अलावा कोई भी। अब इनमें से 2 खेलने हैं। अब देखिए फखर तो आ ही जाएंगे वापस।
तो आ ही रहे हैं, आ जाएंगे, लेकिन किस माइंड स्टेट ऑफ माइंड से आएंगे वो एक देखना होगा। या बात सुनने में आ रही है शान मसूद अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, अभी 1 सेंचुरी की है, वनडे डिफरेंट है, लेकिन उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड अगर देखा जाए बेहतर है। हसीबुल्ला एक और कंटेंडर है जो कि खेले नहीं ज्यादा, लेकिन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, उनका भी अच्छा स्कोप भी है, अच्छे प्लेयर हैं वो। ये 5 लोगों में से साइम अय्यूब को आउट होते हुए लगते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए शायद बुरी खबर है। उसके अलावा स्पिनर्स का है कि सबसे मुश्किल जो बॉलिंग है वो स्पिनर्स के लिए होती है सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे दायरा सिस्टम जो 5 फील्डर दायरे में आ जाते हैं उसकी वजह से क्रिकेट बहुत लिमिटेड हो गई बॉलर्स के लिए, और वो हर जगह ही मार खाते हैं। पार्ट टाइम तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्ट टाइम के लिए, और जो सही बॉलर होते हैं लाइक शादाब खान, मेरे ख्याल से शादाब खान का आईसीसी के प्रोमो में शायद झलक देखी थी मैंने, अगर उनकी झलक है तो वो टीम में भी होंगे, लगता है ऐसे ही है। हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि हम भी अभी यही देख रहे थे कि अगर उनको डाल दिया है प्रोमो में तो फिर सलमान अली आगा का क्या होगा, वो रोल तो वो प्ले कर रहे हैं, हो सकता है कि वो टीम में हो। बाकी फास्ट बॉलर में जो नई डेवलपमेंट नजर आ रही है, अब्बास अफरीदी का नाम भी चल रहा है कि वो आ सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर ने अच्छा परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप में, जब तमाम हमारे हथियार जाया हो गए थे, जिसमें शाहीन अफरीदी थे, हारिस रऊफ थे, बिल्कुल फारिग नजर आ रहे थे, वहां पे एक बॉलर उठा था, वो था मोहम्मद वसीम जूनियर, लेकिन काफी अर्से से वो भी नजर नहीं आ रहे सीन पे कि वो फिट है नहीं है, खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। तो बहुत सारे प्लेयर्स की जो सिलेक्शन है वो उनकी फिटनेस पे मशरूत है। राशिद भाई, आपने जिस तरह कहा है कि वो नहीं नजर आ रहे काफी अर्से से, क्यों नहीं नजर आ रहे? मतलब अगर इनको जिनको डालना था टीम में उनको एक रिफ्रेशर नहीं हो जाना चाहिए था अब तक? कभी कभार जब बोर्ड चेंज हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी या हेड कोच चेंज हो जाता है, तो माइंडसेट भी चेंज होता है, तो कुछ प्लेयर नजरअंदाज हो जाते हैं और कर दिए जाते हैं। तो हमने काफी इन्वेस्टमेंट की थी वनडे में और T20 में मोहम्मद वसीम जूनियर पे, लेकिन वो उसके बाद से नजर नहीं आ रहे। तो इसी तरह से और भी प्लेयर्स थे कि एक दौर था कि फ़हीम अशरफ का था कि और मोहम्मद नवाज का कि वो करें ना करें बाहर नहीं होते थे, वो दूसरा माइंडसेट था। अब दूसरा आ गया है कि अगर हम लेके आते हैं किसी को, ताहिर तैयब खेलते हैं, इरफान खान न्याजी खेलते हैं, उनका क्या है क्या नंबर है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो शादाब खान का जहां तक लगा है प्रोमो में, और अगर वो फिट है, देखें एक ही मैच खेले वो चैंपियंस कप का, अगर फिट है तो वो निचले नंबर पे खेलते हुए नजर आते हैं तकरीबन आगा सलमान अली आगा के बाद, क्योंकि स्पिनर की जरूरत है और बैटिंग भी पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे होता क्या है कि ऊपर से आउट हुए तो निचले नंबर पे रन होते हैं। रिजवान करते हुए नजर आएंगे आपको, सलमान अली आगा या कामरान गुलाम हो गए, ताहिर तैयब हो गए, उससे नीचे जो लोअर ऑर्डर है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। 50 ओवर खेलना जरा सा मुश्किल। अच्छा, वैसे क्या होता है मुझे बताइएगा राशिद भाई, अब जाहिर है विकेटें बनाना तो आईसीसी की सवाबदीद होगा, उनके अपने हाथ में होगा, लेकिन हमारा कितना किरदार हो सकता है? हमने इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था देखा था कि उन्होंने ज़रा कुछ इस तरह से मामलात रखे थे कि उनको फ़ायदा हो रहा था, काफ़ी फेवर हो रहा था। देखिए रूल के मुताबिक ना पिच जैसे बहुत ज्यादा टर्निंग है तो वहाँ रन कम बनते हैं, लेकिन 5 फील्डर दायरे में थोड़ी सी फ्लैट पिच, 2 बॉल न्यू बॉल, तो हार्ड बॉल होती है, 25-25 ओवर चलती है, तो आप इसमें 50 रन ऐड कर लें प्रीवियस जो लॉस थे उसके लिहाज से, तो 300 रन पाकिस्तान में बनने चाहिए मेरे ख्याल से। लाहौर का कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा काम वहाँ पे हुआ है, ग्राउंड की क्या कंडीशन है, पिचेस की क्या कंडीशन है उसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि अच्छा ग्राउंड रखने के लिए, अच्छी पिचेस रखने के लिए उसमें मैचेस होना जरूरी है। लाइट्स ऑन हो गई हैं बाय द वे, हम विजुअल्स देख रहे हैं अभी भी। जी, कज़ाफी स्टेडियम पे अभी तक मैचेस नहीं हुए, अभी हमारे ट्रायंगुलर होगी वहाँ पे अगर मैचेस होते हैं तो उनकी पिचेस का पता होगा। पिंडी और कराची की पिचेस तो बहुत अच्छी होती हैं, बैटिंग पिचेस होती है, मेरे ख्याल से अच्छी पिचेस होनी चाहिए। दुबई जो मेन वेन्यू है हमारे लिए भी और इंडिया के लिए, इंडिया सारे मैचेस वहाँ खेल रहा है, वहाँ की हमेशा थोड़ी सी फरवरी मार्च में अच्छी पिचेस होती हैं, वेदर की वजह से बहुत ड्राई नहीं होती और वहाँ पे स्पिनर कम काम आते हैं। हाँ, बना लें वो अलग चीज है। स्पिनर्स की राशिद भाई आप बात कर रहे हैं तो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स कितने होने चाहिए इस सारे लाइनअप में? मतलब हम शादाब का जिक्र कर रहे हैं, सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, बट व्हाट शुड बी द फॉर्मेशन? देखिए 2 तो लाजमी हैं, तो आपके रेगुलर स्पिनर्स होने चाहिए, जिसमें मैं अबरार को बोलता हूँ, सुफियान मुकीम को कहते हैं, या
अगर बाई फोर्स आते हैं शादाब की, क्योंकि खेले हुए नहीं है, इस वजह से क्योंकि नाम चल रहा है इसीलिए मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ। सलमान अली आगा ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, वो 3 स्पिनर इनफ है। फिर 3 फास्ट बॉलर हमारे हैं जिसमें हारिस से लाजमी खेलते हैं, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी नजर आते हैं। 3-3 का कॉम्बिनेशन और एक जाहिर सी बात है एक बैट्समैन हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन एक विकेट कीपर के साथ पाकिस्तान की टीम अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपने आप को थोड़ा अटैकिंग मोड में लेके आना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट। ये नॉकआउट, ये मतलब आईसीसी का इवेंट है, ये बायलैटरल नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं है या साउथ अफ्रीका, वहां हमें अच्छी प्रैक्टिस मिल गई है। लेकिन अटैकिंग क्रिकेट ऊपर से ही करना पड़ेगा। हमारे पास फखर जमान और ताइम अयूब 2 ऐसे ओपनर नजर आते हैं जिनका 80+ का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 1 से 10 ओवर तक है। उसके बाद जितने बैटर्स हैं वो अपने, अगर हम फेज वाइज जाते हैं 11 से 20 ओवर, 21 से 30 ओवर, 31 से 40 ओवर, 41 से 50 ओवर, बहुत खास स्ट्राइक रेट नहीं है हमारा। हम नॉर्मल बॉल टू बॉल, रन टू रन खेलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 2 ऐसे प्लेयर हैं बहुत सीनियर हैं। फखर जमान आ जाते हैं, उनकी पनिशमेंट हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ट्रीटमेंट फखर जमान के साथ हुआ है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती की है, अपने मुल्क के साथ ज्यादती की। फखर जमान का नुकसान नहीं किया इन लोगों ने, इतने अपने मुल्क का नुकसान किया एक अच्छे प्लेयर को बाहर करके। अच्छा, सैटरडे से आपको बताया हमारा दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। एनीथिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड फॉर दिस वन? भूल गए थे हम लोग तो चैंपियन ट्रॉफी में। याद कराने के लिए आप लोगों को। बिल्कुल सेम टीम से जाना चाहिए। और वेस्ट इंडीज पता नहीं कब खेलेगी, नहीं पता चल रहा, वो खेलने आए नहीं आए मुझे नहीं आइडिया हो रहा। जैसे एक जमाने में चलता था ना कि नामालूम अफराद, तो ये टीम भी नामालूम अफराद के ऊपर आई हुई है और नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। या तो टाइमिंग ऐसी है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस सीरीज के लिए, क्योंकि राशिद भाई वैसे ये आपने बात सही की है, क्योंकि इंटरेस्ट भी, जैसे कि अभी हमने खुद ही कह दिया कि भूल भी गए थे, तो इंटरेस्ट भी थोड़ा सा लो है। देखें, टेस्ट मैच की एक वैल्यू है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि हम कज़ाफी स्टेडियम की फुटेज देख लें या टीम बना लें या चैंपियंस ट्रॉफी की देखो, फिर ट्रायंगुलर भी हो रही, बहुत सारी चीजें हमारी रिलेटेड है वनडे क्रिकेट के ऊपर। तो इस वजह से शायद बहुत ज्यादा तवज्जो लोग नहीं दे रहे टेस्ट मैच को। That's right. और actually you can tell that by the people in the stadium which are like non-ignorant. मुझे तो बड़ी हो रही थी। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था देख के कि लोग क्यों नहीं आ रहे, जो लास्ट था बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। People should have been there perhaps. या फिर वही वाली बात है ना, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, अभी everything is you're gearing up for the Champions Trophy. अच्छा जी, जब भी हम पारा चिनार की बात करते हैं तो कोई खास इतनी अच्छी कोई खबर होती नहीं है, लेकिन आज हमारे पास कुछ बेहतर अच्छी मुस्बत पेशरफ्त है और ख़बर भी है। और आपको बता दें कि हुआ ये है कि खाने पीने की अशिया जो हैं, इंक्लूडिंग दवाएं भी हैं और दीगर अशिया लेकर 60 से ज़ायद छोटी गाड़ियों का काफिला ज़िला कुर्रम पहुँचने में कामयाब रहा है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि आपको पता है कि वो इलाका कट ऑफ था फॉर मंथ्स। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि वहाँ ये रिलीफ का सामान जो है, जिसकी अशद ज़रूरत थी, वो फाइनली पहुँच गया है। अपर कुर्रम के दीगर इलाकों तक भी पहुँचाया जाएगा, ऐसी इत्तलात आ रही हैं। बाज़ फ़रीक़ैन मुआहदे पर अमल नहीं कर रहे हैं, यही रवैया अमन की बहाली में आपको पता है बड़ी रुकावट बना हुआ है। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में भी कल फैसला हुआ है कि कुर्रम अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले अमायदीन का जिरगा बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ कल भी कुर्रम के इलाके बगन में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन जारी रखा। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार वहाँ से बरामद हुए हैं। अमन मुआहदे के तहत शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखने पर जोर दिया गया है और एक बार फिर यही कहा गया है कि तमाम फ़रीक़ैन कुछ लचक दिखाएं, वरना एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने से कोई नहीं रोक पा रहा, जो कि देख भी लिया, जो कि वहाँ जहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं देख भी लिया है। तो अब तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस जो हैं वो हमारे साथी हैं ईसारुल हक जो हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोअर कुर्रम बगन में गुज़श्ता हफ्ते कन्वाई पर हमले के बाद बगन के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाकायदा तौर पर सर्च एंड स्ट्राइक का ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए लोअर कुर्रम मंदूरी में बगन मुतज़िरीन का एहतजाजी धरना भी 22 रोज़ से जारी है, जिसके बायस टलता पाड़ा चिनार मेन शहरा आज भी बंद है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया हंगू के साथ हमने बात की। ज़िला इंतज़ामिया हंगू के मुताबिक
कुरम के मुतासिरीन के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मुतासिरीन कैंप कायम किया गया है। इसके साथ मुमकिन तौर पर कुरम मुतासिरीन आमद के मौका पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के साथ साथ रेस्क्यू 1122 जुडिशल कम्प्लेक्स जो ज़ेर तामीर इमारत है, वहाँ पर कुरम मुतासिरीन के आमद के मौका पर वहाँ उनके लिए बाकायदा कैंप इनेकाद किया जाएगा, जो कि आर्जी तौर पर होगा। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अहकामात की रोशनी में 22 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला हंगू पहुँच गया है, जिसका सामान हंगू तहसील में रख दिया है। कुरम मुतासिरीन के लिए कैंप लगाने के लिए तकरीबन इसमें 500 के करीब टेंट है, 1000 कंबल और दीगर अशियाई ज़रूरत है। किसी भी वक्त मुमकिन तौर पर कुरम मुतासिरीन के आमद के लिए मोहम्मद ख्वाजा में बाकायदा तौर पर मुतासिरीन कैंप लगाया जाएगा। जी, मुतासिरीन कैंप लगाया जाएगा। चलिए स्लो एंड स्टडी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आसानियाँ वहाँ के लोगों के लिए होनी चाहिए और होपफुली इट्स स्टार्ट। अच्छा, आपको कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। कदाफी स्टेडियम में थोड़ा सा भी हमने आपको झलकी एक दिखाई थी। अपग्रेडेशन का काम जो है वो आपको पता ही है चल रहा है, तो फ्लड लाइट्स टावर को रोशन कर दिया गया और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब एक वो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। नई लाइटें वगैरह नस्ब की गई हैं, सारी एलईडीज। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जी कदाफी की जो अपग्रेडेशन है स्टेडियम का, उसका काम 30 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, ये दावा है, ये कहा जा रहा है। एंड इट डज सीम लाइक इंशाल्लाह इट विल बी डन, क्योंकि हर रोज हम देख रहे हैं वो एक बिग डेवलपमेंट हुई होती है। की गई है कदाफी स्टेडियम में, वो भी ऑन कर दी गई है, रोशन कर दी गई है। सो या अभी तो मेरा ख्याल है कुछ लाल सा कुछ चल रहा है इस पे, जिससे रोशनी फैली हुई है, बट इट लुक्स ग्रेट। हाँ, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब अब पता चल रहा है एक मेगा इवेंट जो है वो होने वाला है और जिसकी तैयारियां जो हैं आपको पता ही है। अच्छा, एक और खबर है हमारे पास, नॉट सो ग्रेट न्यूज़। आईसीसी अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 13 रन से हराकर इवेंट से कर दिया है आउट। जी, लेकिन आपको पता है ना कि ये डीएलएस मेथड फिर इस्तेमाल होना पड़ा बिकॉज बारिश वगैरह होगी। उधर तो इनके पास 7-8 ही रह गए थे ओवर्स जिसमें इन्होंने अपना टारगेट पूरा करना था, एंड दे कुडंट डू इट। वैसे इन आर गर्ल्स डिफेंस स्कोर्स बहुत ज़्यादा बड़े बन भी नहीं रहे, बहुत अच्छी अच्छी टीमों के भी बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं बन रहे। अच्छा, कुछ फैसलों पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, जैसे कि ये सुने, अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप आते ही जहाँ कई इकदाम उन्होंने ऑब्वियसली किए हैं, वहीं आलमी अदारा सेहत WHO यानी जो है अलहदगी का हुक्मनामा जारी कर दिया उन्होंने। में ये भी था, मतलब ये भी था और ये कहा भी था उन्होंने, और ये ऐसा फैसला है जिसने WHO के वजूद ही को ख़तरे में डाल दिया है। अमेरिका आलमी इदारा सेहत को सबसे ज़्यादा 18% फंड्स देने वाला मुल्क रहा है, हेंस ये फैसला किया गया। और इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आलमी इदारा सेहत को भारी अतिया देते हैं। अमेरिका के इस तरह अचानक WHO से अलहदगी से पूरी दुनिया पर असरात आएंगे, जिसमें पाकिस्तान खास तौर पर शामिल है। मुल्क से मुख्तलिफ वबाई अमराज के खात्मे की कोशिशों में आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर मुल्कों में इंतहाई अहम किरदार है, और इस इक़दाम से दुनिया भर में TB के खात्मे की कोशिशें खास तौर पर मुतासर हो सकती हैं। WHO ने अफसोस का इजहार करते हुए ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि अमेरिका अपने फैसले पर नज़रसानी करेगा। WHO और मरकज़ के डायरेक्टर ने कहा है कि ये आलमी सेहत के लिए एक स्याह-दिन है और फैसले से किसी नई आलमी वबा की राह भी हमवार हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि हमने इसका WHO का रोल इन द पास्ट देखा भी है। WHO के किरदार पर तनकीद की थी ना। हाँ, ऑब्वियसली वो तो करते रहे, और खास तौर पर कोविड-19 की वबा के दौरान उन्हें आलमी इदारा सेहत से काफ़ी शिकायत रही हैं, और ट्रंप का मौक़िफ़ रहा है कि WHO ने कोरोना वायरस फैलने से मुतालिक चाइना के शहर वुहान में तहकीकात ठीक तौर पर नहीं की थी, तो उन्होंने वो ब्लेम भी किया था। हल्फबर्दारी की तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आलमी इदारा सेहत मुख्तलिफ मुल्कों के ज़ेर असर होने की वजह से आज़ादाना काम करने में नाकाम रहा है, ये इल्ज़ाम था उनका, और वो अमेरिका से गैर मुनसिफाना तौर पर भारी फंडिंग हासिल करता है, विच इज़ 18%। हमने आपको पहले ही बता दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र, बहुत आपने वक्त दिया सर, बताइएगा, आप खुद इस इदारे से मुंसलिक हैं, आलमी इदारा सेहत के लिए फ़ंडिंग कितनी ज़रूरी है? 18% का एक बड़ा चंक निकल जाना कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? जी शुक्रिया जी।
देखें जी, ये आलमी अदारा सेहत की एक मखसूस अदारा है जो हेल्थ के ऊपर काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पर जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी फंडिंग जो है वो मेंबर स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसी तरह आलमी अदारा सेहत की जो फाइनेंसिंग है वो भी मेंबर स्टेट्स के कंट्रीब्यूशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा डोनर है मुल्क, वो अगर उसमें से हट जाए तो जाहिर है कि उसकी फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत मनफी और बहुत गहरा असर पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, ऑब्वियसली कंसर्न हमारा पाकिस्तान के लिए बहुत है क्योंकि आलमी इदारा सेहत दुनिया भर में ऑब्वियसली काम करता है, लेकिन पाकिस्तान में तो हर जगह इसका किरदार जो है हम देखते हैं। तो अब खदशा पैदा हो रहा है कि पोलियो समेत जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स हमें मिलती हैं इसमें कमी या ख़ात्मा भी हो सकता है। तो क्या इसका चांस है और हम ये फोरसी करें कि ऐसा ही होगा? अच्छा, इसमें ऐसा है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दो तरह की कंट्रीब्यूशंस करती है हर जो मेंबर स्टेट है या जो हर मुल्क मेंबर है WHO का, वो दो तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। एक उनके होते हैं असेस्ड कंट्रीब्यूशंस। असेस्ड कंट्रीब्यूशन जो है उसका एक फार्मूला होता है, आपकी GDP कितनी है, आपकी पर कैपिटा कितनी है, आपकी पॉपुलेशन कितनी है, वगैरह वगैरह। तो इसके हिसाब से एक असेसमेंट की जाती है हर मुल्क की। और जो अमेरिका की असेसमेंट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है और वो हर साल उनको तकरीबन 100 से 120 मिलियन के दरमियान पे करना होता है। ये उनका असेस्ड कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अपनी तरजीहात के मुताबिक ओवर एंड अबव अपना असेस्ड कंट्रीब्यूशन वो किसी भी प्रोग्राम को भी बराह रास्त फंड कर सकते हैं। तो चूँकि मसलन कोविड के दौरान अमेरिका ने काफ़ी हेल्प किया WHO को, इसी तरह जो इमरजेंसी का प्रोग्राम है WHO का, उसको ख़ुसूसी तौर पे WHO काफ़ी हेल्प करता है। तकरीबन उसकी मेरा ख्याल 20% के करीब जो फाइनेंसिंग है वो अमेरिका से आती है। और इसी तरह पोलियो का जो प्रोग्राम है उसको भी ख़ुसूसी तौर पे अमेरिका फाइनेंस करता है। मेरी जो यहाँ पे WHO के लोगों से बातचीत हुई है और जो सूरत हाल इस वक्त हमें पेश नज़र है, उसके होते हुए ऐसा लगता है कि पोलियो के प्रोग्राम को ख़ास तौर पे पाकिस्तान में शायद तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उसमें बहुत से दूसरे डोनर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी का प्रोग्राम है उसमें ख़ासा फ़र्क पड़ेगा और उसको यकीनन एक बड़ी गज़न पहुँचेगी इसकी वजह। चलें, लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, अब ये बताएं कि वैसे तो आलमी इदारा सेहत कहता है कि वो अमेरिका से बात करेंगे, मामलात जो हैं वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से बात नहीं बनती तो फिर इस इदारे को आज की तरह फाल रखना कैसे मुमकिन हो? How would it possible? जी देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अदारे हैं वो मेंबर स्टेट्स की ज़िम्मेदारी हैं, क्योंकि मेंबर स्टेट्स ने ही उनको बनाया था 1948 में। और अमेरिका जो है वो तो WHO के फाउंडिंग मेंबर्स में से है। 1948 में जो चंद मुल्कों ने मिल के WHO बनाई थी उनमें WHO भी था, बल्कि सैन फ्रांसिस्को में इसके सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1948 के अंदर। तो अर्ज़ ये है कि अमेरिका को बहुत सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए और WHO ने सही कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो इसके ऊपर दोबारा से गौर करेगा, इसलिए कि टू बी ऑनेस्ट WHO को तो जो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन अमेरिका ख़ुद इससे बहुत मुतासर होगा। किस तरह? वो ऐसे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है पेंडेमिक्स के हवाले से, डिज़ीज़ स्प्रेड के हवाले से, डिज़ीज़ सर्वेलेंस के हवाले से जो सारे मुल्कों से आती है, वो असल में WHO से आती है और उसी का तज्जिया करके इस बात का तखमीना किया जाता है कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, कौन सी ज़्यादा फैलाव जो है कहाँ दुनिया के किस हिस्से में ज़्यादा हो रहा है। तो CDC जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है WHO का, अमेरिका का, वो भी उसकी बड़ी एक क्लोज कोलैबोरेशन है WHO के साथ और CDC का काम भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। और
आने वाले वक्त में WHO को तो शायद फाइनेंसिंग मिल जाए दूसरे मुल्कों से भी, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं शायद वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अमेरिका का जो इसमें नुकसान होगा उसके बारे में भी अमेरिका को सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्ज़ा। ऑफ कोर्स थोड़ी सी रीथिंकिंग रिक्वायर्ड है, बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका में भी इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। सो लेट्स सी। बीमारियों के फैलाव की बात कर रहे हैं हम, अभी तक पोलियो से नवर्द आजमा है। 2025 का पहला पोलियो केस DG DI खान से रिपोर्ट हुआ है और इमरजेंसी सूरत हाल है, आपको पता ही है। 2024 में DI खान में पोलियो के 11 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इससे पहले भी कराची में और वैसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2024 में ही मजमूई तौर पर आपको पता है ना 73 पोलियो केसेस, मतलब दैट इज सच अ सैड फिगर, क्योंकि इतने सालों की इतनी मेहनत, इतनी कोशिश वो लगता है कि ऑलमोस्ट आया ही होगी, जहां आपके 73 केसेस आ रहे हो पूरे साल में। पोलियो मुहिम इस साल की पहली 3 फरवरी से शुरू हो रही है। सही है। अच्छा जी, और कुछ एक और खबर हमने आपको दी थी, वो FBR को फील्ड अफसरान के लिए गाड़ियां चाहिए थी। पता लगा है कि जी ऑर्डर भी दे दिया है। अब समझ नहीं आ रहा कि ऑर्डर दे दिया है तो ये जो रोका गया है काम, ये क्या रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि किसी ने सरकारी बाबुओं की बेलगाम ख्वाहिशों के आगे बंद बांधने की कोशिश की है। सेनेटर्स ने FBR अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की लागत से 1010 गाड़ियाँ खरीदने का प्लान फ़िलहाल तो अभी रोक दिया है। सेनेट की कामा कमेटी बराए ख़जाना ने FBR को गाड़ियों की ख़रीदारी रोकने की हिदायत कर दी है। जिस तरह आवाम के खून पसीने की कमाई FBR के अफसरान, ये कहा जा रहा है, सेनेट वाले कह रहे हैं कि माले मुफ्त समझ कर खर्च कर रहे थे, उस पर यही इक़दाम बनता था। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला 1000 से ज़्यादा गाड़ियों की ख़रीदारी के ऑर्डर पर FBR पर बहुत बरहम हुए। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए 1000 गाड़ियाँ, 1010 बेसिकली। और फिर उन्होंने ये बाय द वे पूछा भी कि FBR 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ क्यों खरीद रहा है। हमारा भी एग्जैक्टली ये सवाल था। नंबर वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने जवाब दिया कि ये गाड़ियाँ फील्ड अफसरान के लिए ख़रीदी जा रही हैं और इसका ऑर्डर भी हो चुका है। सलीम मानवी वाला ने इस पर कहा कि इससे पहले क्या फील्ड अफसरान जो थे वो के साइकिल पे टैक्स जमा करते थे, मतलब क्या करते थे, बेसिकली सवाल तो यही होगा। और चेयरमैन कायमा कमेटी ने गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। सेनेटर फैसल वाउडा ने भी FBR को आड़े हाथों लिया, साफ कहा कि ये ढांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट है, किसी मखसूस से ली जा रही हैं गाड़ियाँ। सुने ना क्या कहा। 384 अरब रुपए FBR का टारगेट है जो उन्होंने अचीव नहीं किया। उसकी शाबाशी में, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, उसकी शाबाशी में हम 6 बिलियन की गाड़ियाँ दिला दें, और वो भी महंगी गाड़ियाँ दिला दें। उसमें 75, 70, 50, 60, 70 करोड़ का तो हिसाब मैंने अभी आपको कागजात पे दिखा दिया है। और टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बना है। उस टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके से बनाया गया है कि ना कोई ऐड है, ना कोई कंपटीशन है, लेकिन कानून में उसकी इजाज़त है। उन्होंने इस जगह पे कानून इस्तेमाल हो गया है और हमने इस गवर्नमेंट को असूलन मुझे काम करने देना चाहिए था। सब ने एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट के अपने लोग भी इस कमेटी के अंदर, उन्होंने भी कहा ये बहुत बड़ा गलत खबर हो रहा है, इसको रोका जाए। मैंने फिर भी बड़ा दिल करके यही कहा है कि अगर आप इसी चोरी के समेत 6 अरब के बजाय 18 अरब की गाड़ियां ले लें, हमें 384 अरब रुपए ला के दे दें। और फिर इतनी कहने के बाद भी इतनी जल्दी है कि 10 को एक लेटर आ रहा है जिसकी रिसीविंग आपको दिखाई मैंने, और 10 ही को परचेज ऑर्डर इशू हो रहा है। तो ये ब्लेटेंट स्कैंडल है, ब्लेटेंट बेईमानी का अटेम्प्ट है, और इस अटेम्प्ट को हमने रोका है। तो इस पे बात करते हैं, बिकॉज वी रियली वांट टू फाइंड आउट कि क्या था ऑर्डर और इसके मतलब हुआ क्या बैकग्राउंड में। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम हमारे साथ हैं। अशरफ, क्या हाल है आपका? अशरफ, ये खबर सामने आई थी, तब भी आपसे हमारी जो है वो बातचीत हुई थी, और तब भी ये बात हुई थी कि इस पर सवाल तो उठेंगे। अब सुना है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने बड़े सख्त सवालात जो हैं वो उठाए हैं, तो क्या मखसूस नुकात थे जिस पर सेनेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे? एग्जैक्टली बताइएगा। जी, आपने दुरुस्त कहा, ये खबर हमने ही जियो टीवी पे ब्रेक की थी, जिसमें 1010 गाड़ियां खरीदने का खबर हमने दी थी। लेकिन खबर इससे ज़्यादा बड़ी ये थी कि एक कमेटी बनाई FBR की तरफ से, जिसमें कमेटी की रिकमेंडेशन पे चेयरमैन FBR ने उसको अप्रूव करके उसी दिन रिकमेंडेशन आई, उसी दिन 1010 गाड़ियों में से मरहलावार उनके मई तक मुकम्मल होने तक 1000 गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया। AGPR को लेटर भिजवा दिया गया कि पैसे रिलीज़ कर दिए जाएं। जब ये इशू प्रेस में आया तो उसको सेनेट कमेटी ने उठाया। उन्होंने चेयरमैन FBR को खत लिखा कि हमें बताया जाए कि हम गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या इसके लिए तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। आज जब सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास शुरू, हमें इतला थी कि कुछ सेनेटर हजरात को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
तो उस वक्त एजेंडे पे ये नहीं थी आइटम, लेकिन अदर आइटम्स के तौर पर जब इस कमेटी के सामने इसको रखा गया तो उसमें FBI चेयरमैन FBI तो मौजूद नहीं थे, लेकिन चेयरमैन FBI की तरफ से नुमाइंदा इस इजलास में ज़रूर मौजूद था। उनका कहना था कि ये हमने स्टाफ की ज़रूरत के लिए गाड़ियाँ खरीदी हैं ताकि इसका जो टैक्स रेवेन्यू वसूली का जो बेहतरी कारकर्दगी बेहतर हो सके। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमने बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर से कैबिनेट से असम्बली अप्रूव हुई थी उसमें यही लिखा गया है कि 1380 सीसी की गाड़ियाँ 1380 तक की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। जैसे इस फ्रेम में इसी कंपनी से जिसको ऑर्डर दिया गया इसकी गाड़ियाँ हमें दस्तयाब थी। इस पर सेनेटर ने शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका कहना था कि जो समरी बनाई गई है वो टेलर मेड समरी थी। खासतौर फैसल वाबडा ने कहा कि मुझे लगता है कि टेलर मेड समरी है, जो करप्शन है, जहाँ लंबे चौड़े मामलात हैं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उनका ये भी कहना था अगर मैं चाहता तो ये ख़रीदारी होने दूँ, उसके बाद मैं इसको नैब के पास ले जाऊँ, इस पर सियासत करूँ, FIA के पास ले जाऊँ, अदालतों में ले जाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा स्कैंडल अच्छा, इस इजलास में हर चीज़ का जवाब के लिए FBI हुक्काम मौजूद थे। वो सेनेटर्स को मुतमईन क्यों नहीं कर पाए? क्या वाकई इनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने की? और जिस तरीके से ये खरीदारी हो रही है, फैसल वाबडा साहब तो उसी के बारे में बड़े सस्पिशियस है। गाड़ियों की खरीदारी शायद इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला ये था वो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। एक कमेटी बनी, उसी कमेटी की सेम डे रिकमेंडेशन आई, सेम डे परचेज ऑर्डर उस कंपनी को दे दिया गया। इस पे ज़्यादा सवालात उठे हैं। और फिर ये 1380 तक ही गाड़ी ही क्यों, एक ही कंपनी से क्यों बातचीत की गई, किसी और कंपनी से क्यों बात नहीं की गई? दूसरा ये था कि दूसरी एक और कंपनी जिसने खत लिखा था चेयरमैन FBI को, उनकी कीमत भी शायद कुछ 40,000 तक कम थी, उसकी वारंटी भी 2 साल थी, उसकी और स्पेसिफिकेशन भी कुछ बेहतर थी। उस कंपनी से क्यों नहीं रब्ता किया गया? उसकी मसला जैसे कोई इंजन की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, 1329 सीसी उसकी कैपेसिटी थी उस कंपनी की तरफ से, लेकिन उस पर नेगोशिएशन हो सकती थी। कुछ सेनेटर्स का कहना था जब एक समरी बजवाई गई थी 1300 सीसी तक की, उस पर 1329 सीसी की समरी दोबारा क्यों नहीं बजवाई जा सकती? दोबारा इस मामले को उस कमेटी के साथ बैठ के क्यों नहीं डिस्कस किया जा सकता था? और सस्ती गाड़ी क्यों नहीं खरीदी गई, महंगी गाड़ी क्यों खरीदी गई? जब भी गाड़ियों की परचेज का जो ऑर्डर दिया गया है इसमें 1 साल तक की वारंटी है, कुछ ऑयल चेंज वगैरह फ्री है। 5 मरतबा कंपनी ने कहा कि हम इसका ऑयल चेंज फ्री करेंगे, जबकि दूसरी कंपनी जिसको ये ऑर्डर नहीं मिला उनकी वारंटी 2 साल की थी। उनके जो स्पेसिफिकेशन FBI कहेगा उसके मुताबिक हम गाड़ी में डाल देंगे। उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, जिसके बाद यही फैसला हुआ कि फ़िलहाल ये गाड़ियों की खरीदारी रोकने का FBI को कहा जाए। चेयरमैन FBI तो उस वक्त नहीं थे, सेक्रेटरी ख़जाना भी उठ पर चले गए थे। एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना को कहा गया कि हमारी ये सारी गुफ्तगू है ये वज़ीर ख़जाना तक पहुँचा दी जाए। तो फाइनली ये भी बताते हैं अशरफ कि अब क्या स्टेटस है? मतलब कि कायमा कमेटी ने कह दिया और FBR की शॉपिंग जैम हो गई या फिर वो अमल जारी है? और ख़ासतौर पे गाड़ियों का तो ऑर्डर दे दिया गया था, वो तो बात हो चुका था, तो अब ये रिवर्स होगा, नहीं होगा, और किस तरह होगा? इतफाक़ राय से तमाम सेनेटर्स के सपोर्ट से ये एक फ़ैसला किया गया कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ख़त लिखेगी फौरी तौर पर वज़ीर ख़जाना को, जिसमें उनसे कहा जाएगा कि उनकी, बल्कि वो ख़त लिख दिया गया है मेरी इतला के मुताबिक, जिसमें कहा जाएगा कि वज़ीर ख़जाना की गाड़ियों की ख़रीदारी फौरी तौर पर रोकें। उसकी कॉपी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई जाएगी जिन्होंने सारे मनसूबे की गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी थी। साथ ही कॉपी जो चेयरमैन FBR हैं राशिद लंगड़ियाल, उनको भी भिजवाई जाएगी। जब उनको FBR की तरफ से बताया गया गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर दिया जा चुका है और AGPR ऑफिस को कह दिया गया है कि इससे पैसे रिलीज़ किए जाएं, तो फिर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना सलीम मांडीवाला ने कहा कि हम एक ख़त AGPR को भी लिख देते हैं, जो ख़त उन्होंने लिख दिया है हमारी इतला के मुताबिक कि इन गाड़ियों को ख़रीदारी की पैसे रिलीज़ ना किया जाए। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि गाड़ियों की खरीदारी रोक दी गई है। AGPR ऑफिस को कह दिया गया कि इन गाड़ियों के मद में पैसे की रिलीज़ ना किए जाए। साथ ही हदायत की गई है पहले कमेटी को मुतमईन किया जाए कि इन गाड़ियों की ज़रूरत क्या है, उसके बाद गाड़ियों की ख़रीदारी का जो अमल है इसमें एक ही कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियों से क्यों मुशावरत नहीं की गई, और अगर गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं आइंदा से जो अमल है इसका अखबार में इश्तिहार दिया जाना चाहिए और कमेटी को मुतमईन किया जाना चाहिए। ठीक, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया अशरफ अलकम साहब, थैंक यू। मैं तो आई एम सॉरी टू से मैं तो फंस गई हूँ उस डिसीजन मेकिंग पे जिसने अप्रूव किया होगा कि जी 1000 गाड़ियाँ ले लो, बहुत ही अच्छी बात हो रही है, और फिर किस मशकूक तरीके से ये हो रहा है और एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है without any advertisement, without letting other people, other companies फिर आप ऐसी बातों पे सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इन द पास्ट वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़जाना ने ये कहा हुआ है कि FBR जो है एक बड़ा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये हमारे वर्ड्स नहीं है, दे हैव सेड इट इन द पास्ट। और फिर इस किस्म की चीज़ें जब सामने आती हैं
तो देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट योरसेल्फ एज वेल। ऐसे क्या होता है कि वो ऑर्डर जो गया हुआ है वो क्या रुक गया है क्या नहीं रुक गया है, ये नहीं अभी पता। वैसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई बड़ा ही कंसर्निंग है लाहौर में जी एमफिल की एक स्टूडेंट के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस बाकी 2 मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान ने इज्तिमाई ज़्यादती के दौरान स्टूडेंट की वीडियोज़ भी बनाई और स्टूडेंट जो है उसकी सोशल मीडिया पर हसीब अफजल से दोस्ती हुई थी और FIR के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बताया कि हसीब ने उसे नाश्ते के बहाने बुलाया और फ्लैट पर ले गया और जहां उसके 2 दोस्त थे। एंड देन यू नो व्हाट द स्टोरी इज़। और मुतासरा लड़की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में MPhil की तालिबा है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और पुलिस का कहना है कि मुतासरा तालिबा को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। इट इज़ ट्रॉमा, अल्लाह करे कि बच्ची जल्द इससे रिकवर हो। मियां आबिद बताइएगा, एक तालिबा से ज़्यादती का वाक़या, ये इसकी क्या पुलिस ने अभी तफसील बताई है आप लोगों को? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सामने आ सका, क्या बताया जा रहा है इस वाक़े से मुताल्लिक मज़ीद? जी ये वाक़या 10 जनवरी को पेश आया था, लेकिन 10 दिन बाद यानी 21 जनवरी को ये तालबा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तालबा है और MPhil की तालबा है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है, तो ये 21 जनवरी को थाना वुमेन पुलिस स्टेशन लाहौर में पेश हुई। वहाँ पे खातून SHO हैं और उनसे उसने दरख्वास्त दी एक वकील के तवसत से कि उसके साथ 10 जनवरी को गैंग रेप हुआ जिसमें 3 लोग शामिल थे। तो उसका कहना ये था, FIR में जो लिखा गया है या उसने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि ये एक लड़का था हसीब नामी, उसके साथ उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते मिलने मिलाने तक जा पहुंची और उसके बाद हसीब ने एक दिन उसे नाश्ते पर बुलाया। तो ये लड़की जो है वो इस्लाम नगर से चली और वहाँ से मुस्लिम टाउन पहुँची, जहाँ पे हसीब जो है वो अपने 2 साथियों के साथ एक गाड़ी में मौजूद था। तो वहाँ पे उन्होंने मशवरा किया कि नाश्ता जो है वो सुंदर के इलाके में मुल्तान रोड पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में अच्छा मिलता है, तो वहाँ जाके नाश्ता करते हैं। तो इस तरह ये जो है वो लड़की उनके साथ 3 लड़कों के साथ सुंदर के इलाके में उस सोसाइटी में पहुँची। तो वहाँ पे जो उनके हसीब के दोस्त थे उनमें से एक ने कहा कि जी मेरा यहाँ पे फ्लैट है, तो वहाँ फ्लैट पे बैठ के ऑनलाइन नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो इस तरह वो लड़की कहती है कि मैं उनके साथ फ्लैट पे चली गई, तो वहाँ तीनों ने उसके साथ ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि गैर फितली फेल का भी मुजाहरा किया। तो इस दौरान वो उसको वीडियोज़ भी बनाते रहे और जब वो लड़की को छोड़ने लगे तो उसमें जो लड़की का हैंड बैग था उसमें वो कहती है कि जी मेरी बहन की चेक बुक मौजूद थी जिसमें उन्होंने 2 चेक भी फाड़ कर अपने पास रख लिए और वीडियो दिखाकर कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जो है वो सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया जाएगा, तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और वैसे जनरली सोशल मीडिया पर जो है तुम्हारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी। जिसकी वजह से वो कहती है कि मैं खौफजदा हो गई और काफ़ी दिन खामोश रही। उसके बाद एक वकील मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हें केस करना चाहिए, तो इस तरह मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो अब मुझे जो है वो इंसाफ चाहिए। इस तरह पुलिस तक मामला पहुँचा। अच्छा ये भी बताएं, हम जो स्पीचलेस हो जाते हैं ना, और ये कहानी इतनी बार हम सुन चुके हैं, ये इतना होता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये बताइएगा मियां आबिद के बताया जा रहा है कि पुलिस ने मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है, तो उसका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी मरकज़ी मुलज़िम जो हसीब है उस जिसके बारे में लड़की ने कहा था कि उसी के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, तो फिर जब उसने उसको नाश्ते पे बुलाया तो 2 दोस्त उसके साथ शामिल थे जिसमें तलहा और हमज़ा उनका नाम बताया गया है। तो वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। उसके लिए पुलिस का कहना यह है कि मरकज़ी मुलज़िम जो हसीब है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि हमज़ा और तलहा की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस टीमें जो हैं वो छापे मार रही हैं और जल्द उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें हसीब को जब गिरफ़्तार किया गया तो उसने कहा कि जी इसका मोबाइल भी चेक करें और मेरा मोबाइल भी चेक करें। तो दोनों के जब मोबाइल चेक किए तो उसमें जो पुलिस ज़राए ने हमें इंकशाफ किया है कि उसमें दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात काफ़ी अरसे से चल रहे थे और दोनों ने जो सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया व्हाट्सएप का, उस पर दोनों की जो है वो पोर्न तस्वीर भी थी और पोर्न गुफ्तगू भी थी। तो इस वजह से ये लग रहा है कि पुलिस ने जो इब्तदाई शवाहिद मिले हैं वो ये है कि एक लड़के ने ज़्यादती की है, गैंग रेप का अंसर जो है वह इसमें नज़र नहीं आ रहा। ताहम उसके बावजूद आज अदालती अहकामात पर लड़की का मेडिकल लीगल करवाया गया है।
तो उसमें जो रिपोर्ट आनी है, क्योंकि जो हमारे मेडिको लीगल करते हैं उसमें ये होता है कि जी ज़्यादती पहली दफ़ा हुई है या ये रोज़ाना की बुनियाद पर होती रही है, तो इसमें ये बाकी चीज़ें सामने नहीं आती कि किसने किया और किसने नहीं की। तो उसके लिए जो शवाहिद हैं, जो सैंपल्स हैं, वो लेकर फ्रांसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। तो फ्रांसिक की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें सूरत हाल क्लियर। अब ये बता दें मियां आबिद के इस केस और इस तरह के सभी केसेस से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। वहाँ जजेस का ख्याल है कि एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तफ्तीश का ये जो नया कानून इग्नोर करते हैं लोग तफ्तीशकार, जिससे मुजरिम बच निकलता है। आपकी राय में पुलिस इस मामले को मिस हैंडल क्यों करती है आखिर? जी, इसमें पुलिस का हम ज़्यादा कसूर नहीं गर्दानते, क्योंकि एंटी रेप एक्ट जो है ये 2021 में बना था और उसमें जो मेन चीज़ रखी गई थी वो ये थी कि इसके लिए जो अलहदा से एक तफ्तीशी सेल बनाया जाए। तो इसके लिए पंजाब भर में जो है वो तफ्तीशी सेल, जिसको जेंडर सेल का नाम दिया जाता है, तो वो इस पर काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर कमी है मेडिको लीगल, जो THQ अस्पताल में तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ वो पुराना तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब वो लड़की का मेडिकल मुआयना करते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। उसमें ज़्यादती किसने की है ये वो नहीं बता सकते। तो इसके लिए जो सैंपल्स होते हैं वो बॉडी के अज्जा जो हैं वो लिए जाते हैं और वो फोरेंसिक के लिए जो पाकिस्तान भर में एक ही लैब है पंजाब में और लाहौर में वो वाक़ है, तो वहाँ फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वहाँ भिजवाए जाते हैं। तो उसमें इतना रश ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान से सैंपल वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क यानी बैन अवी तौर पर भी ये हमारी फोरेंसिक साइंस एजेंसी मानी जाती है और दूसरे ममालिक जो है वो भी अपने सैंपल भिजवाते हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, जिसमें जो है वो रिपोर्ट्स आने तक, फिर उनको शवाहिद को मिलाने तक। तो उसमें जो दूसरे आंसर हैं, जैसे ये सोशल मीडिया पर लोग करते हैं, वकला जो है वो उस केस को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, केसेस को ड्रामाटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह शवाहिद आने में देर लगती है। तो फोरेंसिक साइंस एजेंसी तक भी जो शवाहिद पहुँचते हैं या जो सैंपल्स पहुँचते हैं उसमें कई दफ़ा ये भी हुआ है कि पुलिस जो रास्ते में लेके आती है वहाँ पे वो उन सैंपल्स को तब्दील करने की कोशिश करती है। तो इसमें जो एजेंसी है उसने भी पुलिस को रिपोर्ट की, तो इसमें बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो मुलाजमीन मुअत्तल हुए, बरतरफ हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इसमें वो रिपोर्ट जो होती है वो हतमी होती है, तो उसके बाद ही किसी नतीजे में पहुँचते हैं। तो इस वजह से ये डिलेड टैक्टिक्स होते हैं। वकला जो है वो डेट पर डेट लेते हैं, तो इस वजह से। लेकिन तफ्तीश का दायरा कार या जो तफ्तीशी निज़ाम बनाया गया है उसमें हमें अभी तक कोई कोताही नजर नहीं आ रही। थैंक यू आपका मियां आबिद, थैंक यू। विल कीप यू अपडेटेड ऑन व्हाट हैपेंस ओवर देयर। एक और खबर, सुप्रीम कोर्ट के सामने यूं तो और भी ऑब्वियसली कई अहम जो मुकदमात हैं ज़ेर समात हैं, लेकिन तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस यानी स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटाने से मुतालिक अहम तरीन केस भी सुना जा रहा है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की इस केस पर गहरी नज़रें जो हैं ऑब्वियसली वो तो इंतज़ार में होंगे कि क्या इसका हल निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर वफाक और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं ताकि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो मालूम हो सके। जनरल ज़ियाउल हक ने 9 फरवरी 1984 को तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के फैसले में तलबा यूनियंस पर पाबंदी को जायज़ करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि दौरान समाअत जजेस के रिमार्क से भी यही लगता है कि इस मामले में जजेस की राय एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ है। तो ये भी चीज़ बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्टूडेंट यूनियन एक नर्सरी है, उन्हीं लोगों ने बाद में इन्हीं लोगों ने मुल्क की बागडोर संभालना होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि बच्चों को पढ़ने दें, इन्हें सियासत में क्यों डाल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में सियासी जमातों के पॉलिटिकल विंग्स हैं, तलबा यूनियन की वजह से यहाँ 35 साल से रेंजर्स तैनात हैं। वैसे तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें ही तलबा पर पाबंदी हटाने के हक़ में बयानात देती रही हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाती है ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी तलबा यूनियन पर पाबंदी हटाने के ऐलानात कर चुके हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के तालिब इल्मों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। आज सिंध असेंबली ने तारीख रकम किया है स्टूडेंट यूनियन बिल पास करके। अगर हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में लिसानियत की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे, जबान जात की बुनियाद पे सियासत, मजहब की बुनियाद पे सियासत
क्यों होता है? वो वजह यही है कि हमारे नौजवानों को, हमारे तालिब इल्मों को डीपोलिटिसाइज किया गया। मैं ये समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि अपने स्टूडेंट्स को हम पाकिस्तान में दोबारा एक लीड रोल दें, और लीड रोल देने की जरूरी है कि लीडरशिप तब बनती है कि जब आपकी यूनियन बहाल हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट्स को बहाल कर रहे हैं, और हम आपको बाकायदा तौर पे बहाल करके यूनियंस को आपको पूरा मौका देंगे कि आप इमर्ज करें अपनी यूनियन के जरिए, अपने जो मसाइल हैं, अपना जो हक है वो लेने के लिए सरकारी तौर पर आपको इख्तियार दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है इस सूबे में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये बताएं कि एक वक्त था मुल्क की क़यादत में तलबा यूनियन से आने वाले लीडर्स का बड़ा हिस्सा होता था, जो कि अब तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है, और तलबा यूनियंस पर पाबंदी हटाने के हक़ में एक दलील ये भी दी जाती है कि तलबा यूनियंस पर दहाइयों से आयद पाबंदी का नतीजा है कि मुल्क नई सियासी क़यादत से महरूम है, और ये पाबंदी जो है मौरूसी और ख़ानदानी सियासत को आगे बढ़ाने की वजह बनी है हमारे सामने है। जो भी यंग पॉलिटिकल लोग आपको नज़र आते हैं किसी भी पार्टी में, आप देख लें कि वो या तो किसी के भाई होंगे, भतीजे होंगे, भांजे होंगे, बच्चे होंगे। सो यही है। मज़हर साहब हमारे साथ हैं, जरा इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मज़हर साहब मौजूदा इशू पर ऑब्वियसली हम बात करने लगे हैं, लेकिन मुख्तसरन ये बता दें कि तलबा यूनियंस इतनी ज़रूरी क्यों हैं, और क्यों तमाम जमहूरी लोग जो हैं इसकी बात करते हैं और इनकरेज करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे तुलबा सियासत ज़रूरी है, और तुलबा क्योंकि हमने सियासत को एक गाली बना दिया है, हमने सियासत के ख़िलाफ़ इतनी गुफ्तगू करते हैं जैसे सियासत कोई बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर तुलबा सियासत नहीं होती तो शायद पाकिस्तान भी ना बनता। अगर आप तो पूरी पाकिस्तान की जद्दोजहद देखें तो उसमें सबसे बड़ा नाम कौन सा आता है? अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियंस का, अलीगढ़ के तालिब इल्मों का, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। पाकिस्तान बनने के बाद की भी अगर तहरीकें देखें उसमें, और तुलबा सियासत में कौन कौन से लोग, सिर्फ वही नहीं जो सियासत में आए, आप डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी का, आप डॉक्टर सरवर का, आप डॉक्टर हारून का, ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले तुलबा तहरीक जो है वो शुरू की उन्होंने। उसके बाद भी आप देख लें 1971 के जो वाक़यात हैं अगर हम देख लें, उसमें ढाका यूनिवर्सिटी का रोल देख लें, इवन अभी जो बांग्लादेश में तब्दीली आई इसमें भी सबसे बुनियादी रोल ढाका यूनिवर्सिटी का था। तो तुलबा सियासत कभी भी बुरी चीज़ नहीं होती। आप देख लें कि तुलबा सियासत, हमने तुलबा यूनियन पर पाबंदी के बाद की क्या सूरत हाल है और पाबंदी से पहले। तो अगर कुछ वाक़यात की वजह से ये चीज़ की जाती है तो मेरा ख्याल है तुलबा सियासत कभी भी बुरी चीज़ नहीं रहती। हाँ, सियासत को बेहतर करने की ज़रूरत है मजमूई तौर पे, और उसमें तुलबा सियासत भी आ जाती है। टर्म ही टेंट हो गया है सियासत, मतलब आम आपस में भी जब बातें हो रही हो, थोड़ी सी ऑल्टरकेशन हो जाए दोस्तों में भी, तो ये टर्म आ जाता है बीच में, भाई इस बात पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। तो यू आर वेरी राइट। अच्छा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद किसी भी सियासी जमात की ज़ुबानी कलामी तौर पर तलबा यूनियन के ख़िलाफ़ हमने कोई बात हमारी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन अमली तौर पर यूनियंस की बहाली के लिए कोई इक़दाम भी नज़र नहीं आता। सियासी जमातों की तरजीहात में क्यों शामिल नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू जो हमने आपको दिखाया अभी? इसलिए नहीं है शामिल कि सियासी जमातें अपनी नर्सरीज़ बनाना ही नहीं चाहती। देखिए, तुलबा सियासत हो गई या ट्रेड यूनियंस हो गई या ये कि इवन टीचर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, क्योंकि सियासी जमातों में जमहूरी कल्चर ही ख़त्म हो गया है। और तुलबा सियासत ने, अगर पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें तो तुलबा सियासत ने बड़े अच्छे सियासतदान पैदा किए। ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सदर रहीं उसमें, और आप देख लें बहुत से सियासतदानों को देख लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक को देख लें, आप बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। परवेज़ रशीद साहब की देख लें, जावेद हाशमी साहब, ये सब तुलबा सियासत के ही पैदावार हैं। तो सियासी जमातें क्योंकि ख़ुद अपने आप जमहूरी कल्चर पे यकीन नहीं रखती, इसलिए वो तुलबा यूनियन की बहाली पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देती, और हुकूमतों होने के बावजूद भी तुलबा यूनियन के इलेक्शन कराने या तुलबा सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इज्तनाब का शिकार हैं, और मेरा ख़्याल है वो नहीं चाहती कि तुलबा यूनियन बहाल हों। तो मज़हर साहब क्या एक्सपेक्टेशन अब क्या रखनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो ऑब्वियसली हो रही है, रिमार्क्स बता रहे हैं कि इसे बड़ी संजीदगी से देखा जा रहा है, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द कुछ होगा, कुछ रिवाइवल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस? देखिए, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो कल बहुत से हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस के रिमार्क्स देख रहा था
जिन वाक़यात का वो जिक्र कर रहे थे, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में 89 के वाक़े का जिक्र हो रहा था या उसके अलावा कुछ वाक़यात का जिक्र, वो सारे वाक़यात तुलबा यूनियन पर पाबंदी के बाद के वाक़यात हैं। तुलबा यूनियन पर पाबंदी जो है फरवरी 1984 में लगी, और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद तुलबा जो कैंपसेस में तशद्दुद के रुझानात बढ़े, कैंपसेस में इंतहा पसंदी के रुझानात बढ़े, कैंपस में जो है वो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं कि तुलबा सियासत पीछे रह गई है। तो मेरा ख्याल है तुलबा यूनियन की बहाली इसलिए भी ज़रूरी है। हो सकता है कि शुरू में आपको प्रॉब्लम्स हो, तुलबा यूनियन के इलेक्शंस इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि एक कंपटीशन होता है, मुल्क में जमहूरियत हो और कैंपसेस में जमहूरियत ना हो। इसका ताल्लुक़ कभी भी इससे नहीं होता। और मैं कुछ एक आध जजेस के रिमार्क देख रहा था, जैसे मुझे अफसोस हुआ कि जी तुलबा को पढ़ने दें, सियासत ना करने दें, जैसे सियासत कोई बहुत बुरी चीज़ होती है। तुलबा को पढ़ने से कहीं नहीं रोकता। आप देख लें तुलबा यूनियन के इलेक्शंस में कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे, बहुत से ऐसे लोग यूनियन लीडर्स बने जो बहुत अच्छे तालिब इल्म भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ तुलबा यूनियन और तुलबा सियासत, तुलबा यूनियन पर पाबंदी के पहले का जायज़ा ले लें और तुलबा यूनियन पर पाबंदी के बाद का जायज़ा ले लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तुलबा यूनियन क्यों ज़रूरी है। शुक्रिया आपका मज़हर साहब। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कि आगे क्या एक्चुअली ज़रूरी है तलबा का सियासत में हिस्सा लेना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ग्रूमिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाउ दे वुड लीड द नेशन। हमारे मुल्क में ये भी एक प्रॉब्लम है ना, हर चीज़ को मत ख़त्म करते जाओ। इफ इट्स डिडंट वर्क आउट फॉर यू या व्हाटएवर द रीज़न वाज। अब 1984 की बात को हम लेके अभी बैठे हुए हैं। फैसला है कि हमने जमहूरियत के तहत इस निज़ाम को चलाना है, तो फिर नए लीडर कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। ये नर्सरी है। और कितनी बार जब इलेक्शंस वगैरह करीब होते हैं या फिर इवन ड्यूरिंग द अदर टाइम्स एज वेल, हम ये जिक्र ज़रूर करते हैं दैट वी नीड न्यू लीडर्स विद न्यू आइडियाज़ जो अंडरस्टैंड कर सके। हमें सिर्फ भांजे भतीजे बेटे भाई छोटे नहीं चाहिए, मतलब अदरवाइज भी जिनकी एक पॉलिटिकल अपनी जद्दोजहद हो, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल हो। जिनसी जराइम में सजाए मौत या कम से कम सजा भी 25 साल कैद रखी जाए, कानून को इतना सख्त बना दिया जाए कि कोई रेप का सोच भी ना सके। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने सेनेटर मोहसिन अजीज़ का तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया है। सेनेटर समीना जहरी की सदारत में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की सब कमेटी का इजलास हुआ और बिल में जना के मुजरिम को कम से कम 25 साल कैद की सज़ा जो है उसके साथ साथ कम से कम 10 लाख जुर्माना या फिर सजाए मौत तजवीज़ की गई है। बिल पेश करने की वजूहात बयान करते हुए बताया गया है कि मुल्क में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं जिन्हें रोकना ज़रूरी है। सो ये हैं बिल पेश करने की वजूहात। इस कमेटी के मेंबर और ये तजावीज़ देने वाले सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सेनेटर साहब, एक जुर्म के लिए सज़ाए मौत या 25 साल कैद से कम की सज़ा ही ना हो, आप ये तजवीज़ लेकर आए हैं, इसके पीछे मुझे बताइए आपका क्या होमवर्क है? देखिए, बात ऐसी है कि फॉर सम रीजंस जो हमारी हैं उसकी वजह से सज़ाए मौत जो है पाकिस्तान में इस वक्त नाफिजुल अमल नहीं है, क्योंकि GSP के कुछ मामलात हैं। हालांकि इस्लाम में इसको अलाउड है। रेप जो है एक्चुअली इतना बड़ा जुर्म है कि इससे जो है ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। और चूँकि रेट ऑफ गवर्नमेंट कुछ कमज़ोर है, कुछ प्रोसिक्यूशंस की बातें हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस की बातें हैं, इसलिए हमने इसको डिटरेंस के लिए भी और इसको एक बड़ा जुर्म बताने के लिए, और बहुत बड़ा जुर्म है भी, इसके लिए हमने कहा है कि 25 साल मिनिमम इस बिल में ये तजवीज़ की गई है कि 25 साल मिनिमम इसकी जो है ये वो होना चाहिए, इसको कैद होना चाहिए है। और 25 साल में कोई पेरोल वगैरह शामिल नहीं होगा। प्लस उसको जो है ये 1 मिलियन का जुर्माना रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि आप आए रोज़ देखते हैं कि हमारे इस माशरे में जो है रेप बहुत बढ़ चुका है, और ये जो गरीब लोग हैं, जो जिनकी ताकत कमज़ोर है, उनको जो है ये रेप किया जाता है। हमारे गरीब जो माशरे में लोग हैं उनको ये इसकी वजह से वो बहुत परेशानी के आलम में हैं, और जो हमारा ताकतवर तबका है वो अपनी ताकत के नशे में और उस जोर में ये काम इस मुल्क में बहुत बढ़ गया है। तो इसको सही करने के लिए इसकी सज़ाएं जो है बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। अच्छा सेनेटर साहब, अब पाकिस्तान में जिनसी जराइम से मुतालिक बड़े सख्त कवानीन हैं जो होने भी चाहिए, और अब मज़ीद
टफ बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल मसला तो हमेशा उनके नफाज का है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है। तो इसका कुछ सोचा है कि क्या करना है? देखिए, इससे पहले जो ये हमारे सजाएं थी, मैं समझता हूँ वो कमज़ोर थी, क्योंकि अगर डेथ पेनल्टी थी तो डेथ पेनल्टी दी नहीं जाती। उसके बाद जो इनकी जो सज़ा थी वो बहुत कमज़ोर थी, और उसमें जो है आप समझते हैं कि जब 14 साल किसी को उम्र कैद हो जाती है तो एक्चुअली वो जो है 7 साल में आ जाती है। तो 7 साल मैं समझता हूँ इतने बड़े जुर्म के लिए नाकाफ़ी थी। और जो कि दूसरी जो चीज़ें देखें, वो अपनी जगह पे जो खामियां मौजूद हैं हमारे सिस्टम में, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जहाँ पे कि ये चीज़ है कि जहाँ पे हमने उसको सज़ा को सख्त करना है, उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। वो तो हम मिन हैसुल कौम हमें देखना है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशंस को, इन तमाम चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है, ये तमाम चीज़ें जो है, और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इम्प्रूव करना है, ये तमाम चीज़ें जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो है इसकी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त जो है मुल्क में मैं समझता हूँ कमज़ोर तरीन हद तक जा चुका है, इसलिए जो है इस तरह की सज़ाएँ कम अज़ कम होना की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो अच्छा, अब ये बताइएगा सेनेटर साहब कि ये कैसा मामला है जिसका असर पूरे माशरे पर पड़ेगा? बड़ी अहम कानून साजी है जिसमें आपका भी अहम किरदार है। अब यही रोल होना भी चाहिए कानून साजों का, ऐवान की कार्रवाई ना चलने देना, हर वक्त एहतजाज, शोर शराबा, इसके बजाय ये रास्ता बेहतर नहीं है जो आपने इख्तियार किया है? देखिए, ये तो जो बिल्स आते हैं, मेरे तो अभी कल ही माशाल्लाह 4 बिल सेनेट ने पास किए हैं। एक बिल जो है वो भी डेफर हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एहतजाज जो है वो भी जो है एक इसका हुस्न है, डेमोक्रेसी का हुस्न है। वो एहतजाज की भी बाज़ वजूहात होती हैं और उसकी वजह से एहतजाज किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि एहतजाज का भी तरीक़ाकार जो हमने रखा हुआ है इतना ज़्यादा भोंडा नहीं है, और उसको हम रजिस्टर कराते हैं। मिसाल की बात है, अगर एक जो है प्रोडक्शन ऑर्डर जो कि चेयरमैन ऑफ सेनेट ने, जो कि एक बड़ी ऊंची पोजीशन पे की पोजीशन है, तो उसमें अगर उन्होंने इशू किया है और वो इम्प्लीमेंट ना हो, तो ये तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद नहीं है ना। इसके लिए अगर हम एहतजाज करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने एक शख्स के लिए नहीं, लेकिन पूरे के पूरे इदारे के लिए हम एहतजाज करते हैं बाज़ औक़ात कि ये इदारा जो है वो अगर इदारा एज ए इंस्टीट्यूशन अगर वो डाउन जा रहा है, उसकी अगर कोई रिट मौजूद नहीं है और उसको अगर कोई चैलेंज कर रहा है, तो उसको जो है बरकरार रखना हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस का काम है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज़। और सख्त से सख्त सजाएं भी हों, बच के भी कोई ना निकले, इम्प्लीमेंटेशन भी हो, मजबूत केस बने, मजबूत केस बने, मजबूत केस बने, वो जो है वो सही लगी हो। मतलब बहुत सी चीज़ें, इनफैक्ट कोई अपना केस करवाने भी जाए ना, तो थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास। हमने आपको ये बताना है कि मुल्तान में हफ्ते से शुरू होगा हमारा दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के लिए पुरअज़्म है, हम भी पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन भी करेंगी। All right, okay, that's all for today. We'll see you tomorrow, inshallah. Khudafez. See you.